हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मूमल करंट अफेयर सीरीज़ का 5वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इससे पहले इस सीरीज़ के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं हमारे चैनल पर, और जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी कंप्लीट कराया जा चुका है हमारे चैनल पर। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अदर पीसीएस या यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इससे पहले हम लोग ने इतने टॉपिक कवर कर चुके हैं जो इसमें हाईलाइट करके रखा है मैंने, 1 से लेकर 12 तक के टॉपिक जो है, 12 तक के टॉपिक जितने हैं इनको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 13 नंबर टॉपिक से। तो आगे स्टार्ट करते हैं 13 नंबर टॉपिक से। तो 13वां नंबर जो टॉपिक है वहाँ से, इसमें कुछ पहले छूट गया था थोड़ा। ये राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, तो उनके कुछ ये टेन्योर दिया और विवरण दिया, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थे मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे पहले, तो ये राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। जैसे इनका नाम मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गए, सबसे कम अवधि के जो मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब के नाम जो है, इसकी मैं पीडीएफ जब अपलोड करूँगा तो एक बार देख लीजिएगा। ये सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो इन सब के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका सीक्वेंस ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने हाईलाइट करके रखा है तो इनको आप देख लीजिएगा। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कुछ उप मुख्यमंत्री के नाम दिए हुए हैं इसमें, तो इनके भी नाम ध्यान में रख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 5 ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में, तो उनके नाम ये दिए हुए हैं: टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट जो हालिया रहे थे। और 15 आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक यहाँ से। 15वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2018 में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस मुंबई की करंट अफेयर में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 11 दिसंबर 2028 को हुई मतगणना हुई थी। उसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो है उसको 39.3% के आसपास वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ, और भाजपा को कितना, 38.8% प्राप्त हुआ। और ये वोटिंग शेयर जो निर्दलियों का था वो कितना था, 9.5%। और बहुजन समाज पार्टी जो है उसको राज्य में कितना, 4% के आसपास वोट शेयर मिला। और लास्ट ये सब वोट शेयर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं इतना, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिएगा, कांग्रेस को सर्वाधिक वोट शेयर मिला और भाजपा को दूसरे नंबर पर वोट शेयर मिला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जो क्या रहा है कि सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ, तो जैसलमेर जो जिला है वहाँ पे सर्वाधिक मतदान हुआ, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे किस जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ, तो कहाँ पे, जैसलमेर में सर्वाधिक मतदान हुआ, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दिया है, राज्य में 15वीं विधानसभा की सबसे बड़ी जीत जो हुई थी, वो कौन, जो विधायक हैं सबसे बड़ी विधानसभा में जीत किसकी हुई थी, तो कौन से विधायक थे, कैलाश मेघवाल जो रहे विधायक, इन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की राज्य में विधायकी के चुनाव में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा से लड़े थे, अपने प्रतिद्वंदी कौन है इनके जो भी हों, इनको 74,000 वोटों से हराया था। तो ये नाम ध्यान में रख लीजिएगा, कैलाश मेघवाल का सबसे बड़ी जीत इन्हीं की हुई। और सबसे जो छोटी जीत है वो भी भाजपा के प्रत्याशी रहे झाबड़ सिंह, उनकी भी 154 वोटों से मात्र हारे थे, जो सॉरी 154 वोटों से जीते थे, सबसे छोटी जीत रही इनकी। तो आगे कुछ डेटा दिया हुआ है कि विधानसभा जो चुनाव हुए थे इसमें कुल कितनी महिलाएं हैं, तो 25 महिलाएं जो थी विधायक चुनी गई हैं इस बार। तो 25 महिलाओं विधायक चुनी गई हैं, इसमें कांग्रेस की 15 महिला विधायक हैं, और भाजपा की कितनी है, 10 हैं। और अन्य जो हो गई उनमें कितनी, 2 विधायक हैं। तो टोटल कितनी महिलाओं विधायक हो गई, तो वर्तमान में कितनी कुल महिला कितनी विधायक हैं, तो 27 जो हैं कुल महिला विधायक हैं वर्तमान में। जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से क्या हुआ, भाजपा विधायक जो सूर्यकांता व्यास जो है राज्य विधानसभा में इस समय सबसे बुजुर्ग महिला हैं, और साथ साथ सबसे ज़्यादा 6 बार निर्वाचित होने वाली महिला विधायक हैं। तो इनको ध्यान में रख लीजिए कि इनका नाम सूर्यकांता व्यास जो है, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। सबसे बुजुर्ग है, महिला है ये विधायक, और 6 बार निर्वाचित महिला विधायक हैं एकमात्र, तो ये ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौन है, अशोक गहलोत ने क्या किया, 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद शपथ ली। तो पता ही होगा आपको कि जो अशोक गहलोत हैं वो राजस्थान के समय मुख्यमंत्री हैं, और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा 25वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया, तो एल्बर्ट हॉल में आयोजित हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। वहीं पे किसने इनको शपथ दिलाई, तो कल्याण सिंह थे उस समय राज्यपाल जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो कल्याण सिंह ने इनको शपथ दिलाई। कौन सी शपथ होती है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है इनकी, तो उनको शपथ दिलाई मुख्यमंत्री के रूप में। अशोक गहलोत को एल्बर्ट हॉल में आयोजित हुआ था, कल्याण सिंह ने शपथ दिलाई, तो ये ध्यान में रखिएगा। 15वीं विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें कुछ विधायक चुने गए हैं, जैसे रीटा चौधरी कांग्रेस से थे, गायत्री देवी सहाड़ा से, दीप्ति माहेश्वरी भाजपा से, नागराज मीणा
धरियावास से कांग्रेस की हैं ये, नारायण बेनीवाल रालोप से हैं, कांग्रेस के हैं बाकी तीनों कौन, मनोज मेघवाल, प्रीति सख्तावत और अनिल शर्मा, ये सब देख लीजिएगा। इस बार जो मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तीसरे नंबर के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनका तीसरा कार्यकाल है, ध्यान में रखिएगा। पहला कार्यकाल कौन सा था, 1998 से 2003 तक का, और दूसरा कार्यकाल इनका था 2008 से 2013 तक का, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दिया 15वीं विधानसभा की दलीय स्थिति क्या है, तो 15वीं विधानसभा जो का इलेक्शन हुआ इसमें कौन से दल कितनी सीटें पाया, तो कांग्रेस जो थी सर्वाधिक सीटें उसने पाई हैं और इसीलिए कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी है। कितनी सीटें पाई है कांग्रेस ने, 108 सीटें। फिर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, उसने कितनी सीटें प्राप्त की राज्य में, तो 70 विधायकों की सीटें भारतीय जनता ने प्राप्त की। उसके बाद निर्दलीय आ जाते हैं, तो निर्दलीयों ने कितनी 13 सीटें प्राप्त की। फिर आते हैं कौन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, 3 विधायक इनके बने। तो पहला सीक्वेंस, दूसरा और तीसरा ध्यान में रख लीजिएगा। अगर निर्दलीय हटा के पूछा जाए पार्टियों का सीक्वेंस, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। और महिला विधायक कितनी है, तो वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं राज्य में, तो ये ध्यान में रखिएगा। और सीटें कितनी हैं टोटल, तो 199 सीटें हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2019 का ये डेटा दिया हुआ है। तो राजस्थान का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसका डेटा दिया हुआ है। तो क्या है कि पहले चरण में ये दिया मतदान कितना हुआ था, दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ, तो ये सब हटा दीजिएगा। लेकिन राज्य में जो मतदान रहा है इस बार सर्वाधिक रहा है। इस बार क्या हुआ, राज्य में जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, उसमें जो प्रतिशत मतदान रहा है वो सर्वाधिक रहा है, 66.60% सर्वाधिक मतदान रहा है। 16 साल जितनी भी 16 लोकसभा चुनाव हुए उनमें सर्वाधिक मतदान कब हुआ है, तो ये 2019 के चुनाव में 66.06% के आसपास मतदान हुआ है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कौन सी लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान हुआ था, तो बता दीजिएगा 2019 की जो लोकसभा थी उसमें सब सर्वाधिक मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो लोकसभा है कौन सी, 17वें नंबर की लोकसभा चुनाव है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सीटें कितनी राजस्थान में, 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दिया हुआ इसमें लोकसभा में राज्य में कितनी 63.10% की वोटिंग हुई थी, कब, जो 16वीं लोकसभा हुई थी। जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कितनी 63.10% हुई थी, और इस बार 66.06% के आसपास वोटिंग हुई है। और 25 सीटें जो थी राज्य में लोकसभा की, उसमें से क्या है 24 सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं। तो 25 सीटों में से 24 जो MP हैं, सांसद हैं, वो किसके, भाजपा के बने हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक सीट जो है बची उसमें भी भाजपा समर्थित एक सांसद है, वो कौन है, हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए, तो इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दिया है क्या, राज्य में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई, भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर हुई। राज्य में सबसे बड़ी सीट किस पे हुई, भीलवाड़ा लोकसभा सीट हुई थी। वहाँ के प्रत्याशी कौन थे, भाजपा के सुभाष बहड़िया, जो सुभाष बहड़िया थे, इनकी सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव में जीत हुई है। कितने, 6,12,000 मतों से इन्होंने जीत प्राप्त की है, तो ये ध्यान में ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं राज्य में कितनी महिला, 3 महिलाओं ने लोकसभा में चुनाव जीता है। तो राज्य में इस बार क्या हुआ, 3 महिलाओं ने लोकसभा में सांसदीय को चुनाव जीता है। और इससे पहले क्या केवल एक महिला सांसद थी, इस बार कितनी हो गई, 2019 में 3 महिलाएं सांसद हो गई, तो इनका ये ध्यान में रखिएगा। तो महिला जो 3 सांसद हुई इनका नाम ये दिया हुआ है, रंजीता कोहली भरतपुर से, जसकौर मीणा दौसा से, और दिया कुमारी कहाँ से, राजसमंद से। तो राजसमंद से दिया कुमारी, जसकौर मीणा दौसा से और रंजीता कोहली भरतपुर से, ये 3 महिला इस बार सांसद हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जो हुआ था 2014 का चुनाव, उसमें केवल एक महिला सांसद थी राजस्थान से। और राज्य की सबसे युवा सांसद जो है रंजीता कोहली है, कहाँ से, जो भरतपुर से हैं। और जसकौर मीणा जो है सबसे बुजुर्ग सांसद है, महिला सांसद, 71 वर्ष की हैं, दौसा से जो लड़ी हैं। आगे देखते हैं लोकसभा सीट, जो लोकसभा के लिए राजस्थान के सांसद हैं 25, उनके नाम दिए गए हैं, कौन सी सीट से जीते ये दिखा दिया गया है। जैसे अजमेर सीट से कौन, भागीरथ चौधरी, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा, तो बांसवाड़ा से कौन, कनकमल कटारा। भरतपुर की सीट इंपॉर्टेंट है, रंजीता कोहली, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये बीकानेर से जो सीट है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, कौन, अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे कोटा से ओम बिरला जो है इस समय तो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोधपुर के कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सीट। कहाँ से जीते गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से। और जो ओम बिरला है, कौन, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर है, तो वो कहाँ से जीते हैं, वो कोटा से जीते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से जीते हैं, ये भी क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। और रंजीता कोहली महिला सांसद हैं, भरतपुर से जीती हैं। अलवर से बाबा बालकनाथ जीते हैं, तो इनका नाम ध्यान में रख लीजिए। और कैलाश चौधरी भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। बाड़मेर से कैलाश चौधरी जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, कैलाश से बाड़मेर चौधरी जीते हैं, बाड़मेर से
कैलाश चौधरी जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जयपुर शहर का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, कौन जीते हैं वहाँ से जयपुर शहर से सांसद कौन बने हैं, तो रामचरण बोहरा। और राजसमंद से दिया कुमारी, अभी हमने ऊपर 3 महिला सांसदों के नाम देखे भी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद हुए, इससे पहले क्या हम ऊपर देख रहे थे, लोकसभा के लिए जो सांसदों का निर्वाचन हुआ है, लोकसभा में कितनी सीटें थी, 25 थी, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं तो राजस्थान से, तो ये ध्यान में रखिएगा। घनश्याम तिवाड़ी का नाम ध्यान में रखिएगा, भाजपा से जीते हैं ये। भूपेंद्र यादव भाजपा से जीते हैं। और रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस से जीते हैं। भाजपा से कितने टोटल जीते हैं, तो 4 जीते हैं। ये चारों के नाम देख लीजिएगा। बाकी जितने भी जो है निर्वाचित सांसद है सब कांग्रेस के हैं राज्यसभा में, 10 में से 4 भाजपा के हैं, 6 कांग्रेस के हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, ये सब चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा जब अपलोड करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कभी नहीं पूछता कि कौन सी सीट से कौन जीता। बहुत ज़्यादा जो सीटों से वोटों से जीते हैं उनके नाम हमने बता ही दिए हैं, और पहली बार जो 3 महिलाएं हुई हैं तो उनके भी नाम बता दिए हैं। बाकी इस बार देख लीजिएगा जब PDF अपलोड हो। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। मेन टॉपिक कौन सा है आज का, राजस्थान के पुरस्कार सम्मान। मेन टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान, ये मेन टॉपिक है 2023-22 में जो दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं साहित्य क्षेत्र में, देखते हैं किसको किसको पुरस्कार मिला है। तो साहित्य क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे। तो साहित्य क्षेत्र में क्या है, मीरा पुरस्कार विजेता जो रह चुके हैं कौन, डॉक्टर रति सक्सेना, जो इससे पहले मीरा पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। उनको क्या किया, इस बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मीरा पुरस्कार विजेता जो है प्रदेश के साहित्यकार, जिनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, डॉक्टर रति सक्सेना को इस बार। तो यही बता रहा है इसमें। इनको किस लिए अवार्ड मिला है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर रति सक्सेना, तो इन्होंने क्या किया है, मलयालम से हिंदी में अनुवाद किया है किसी चीज़ का, तो उनको मिला इस चक्कर में क्या, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मलयालम से हिंदी अनुवाद के लिए इनको पुरस्कार मिला है डॉक्टर रति सक्सेना को। और ये केरल और तिरुवनंतपुरम में सेवारत हैं। और ये क्या है, इनको इससे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया गया 19 मई 2023 को। कहाँ, जयपुर में किया गया। तो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया, ध्यान में रखिएगा। और प्रतिष्ठित कौन सा मीरा पुरस्कार है, जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसने क्या किया है, वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया है। तो पहले ये ध्यान में रखिए, उसने किया है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उसने वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया है। कहाँ पे, जयपुर में किया। और उसमें जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, वो किसको मिला है, डॉक्टर रति सक्सेना को, जिनको अभी ऊपर केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष है दूलाराम साहरण। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो कौन है, दूलाराम साहरण राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और 22-23 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को बता दिया किस कौन सी कविता के लिए मिला है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। हंसी एक प्रार्थना कविता के लिए इनको किस लिए मिला है, हंसी एक प्रार्थना कविता के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मीरा पुरस्कार मिला है, जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है किसमें, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो दिया जाता है। दूसरे नंबर पे पुरस्कार जो है जनार्दन राय नागर पुरस्कार, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनार्दन राय नागर पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, जो कहाँ से, अजमेर से इनका संबंध है, तो अजमेर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन राय नागर पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर का पुरस्कार कौन सा है, तो तीसरे नंबर का है रांगे राघव पुरस्कार, तो ये किसको मिला है, भरत चंद्र शर्मा, जो बांसवाड़ा से हैं। कौन सी कृति के लिए मिला है, पीर पर्वत सी कृति के लिए इनको मिला है। तो ये 3 नाम ध्यान में रख लीजिएगा, कौन कौन सा, मीरा पुरस्कार विजेता रति सक्सेना, जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, और रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, बांसवाड़ा से जिनका संबंध है, पीर पर्वत सिंह कृति के लिए इनको मिला है। बाकी के नाम पूरे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मीरा पुरस्कार जो मिलता है उसमें जो राशि कितनी दी जाती है, तो 75,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। और जनार्दन राय नागर राजस्थान सरकार की तरफ से कितना दिया जाता है इसमें, तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बाकी कुछ आगे विशेष साहित्यकार सम्मान की घोषणा की गई है, तो ये इतने सारे नाम दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है आपको ध्यान रखना, और पढ़िएगा मत इसको, टाइम वेस्ट होगा आपका, क्वेश्चन भी नहीं आने इससे पेपर में। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय साहित्य समागम 2023। नेक्स्ट क्या है, अखिल भारतीय साहित्य समागम 2023। क्या हुआ कि जयपुर साहित्य सम्मान, इसमें क्या हुआ कि आगे देखते हैं 24 से 25 जून को क्या हुआ, जयपुर में अखिल भारतीय साहित्य समागम और जयपुर साहित्य सम्मान का आयोजन किया गया। तो किसका, भारतीय साहित्य समागम और जयपुर साहित्य सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो जयपुर में किया गया।
इसमें क्या है कि 24 मुख्य धारा लेखक और 20 बाल साहित्य लेखकों को क्या सम्मान दिया गया। इसमें जो मेन थे कौन, मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ, कौन, मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ को कौन सा गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, किसको किसको, मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ को गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अखिल भारतीय साहित्य समागम अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और 24 मुख्य धारा लेखक के और 20 बाल साहित्य लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया। तो इतने सारे नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि आप 24 और 20 बाल साहित्य साहब के नाम ध्यान रखने बढ़ जाए। इसमें जो मेन दिया है नाम, दे दिया है मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ को किसको गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023। नेक्स्ट क्या है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के दौरान क्या हुआ, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें क्या है, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, के सच्चिदानंद को। तो किसको प्रदान किया गया है पुरस्कार, के सच्चिदानंद को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा, तो 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो कहाँ पे दिया गया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 हुआ था, उस दौरान ये अवार्ड दिया गया। किसको, तो कवि थे के सच्चिदानंद को। तो ये यही फिर से ऊपर ये लाइन में दिया है, आगे दिया कि मोमेंटो और 1 लाख की राशि प्रदान की गई इस पुरस्कार स्वरूप। तो किसको, इनको 1 लाख की राशि प्रदान की गई और मोमेंटो प्रदान किया गया है। 2021 में जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार था वो किसको मिला था, तो अनामिका को मिला था। किसको, अनामिका को 2021 का जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार था वो किसको मिला था, तो अनामिका को मिला 2021 में। 2023 में किसको मिला, के सच्चिदानंद को 1 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है मोमेंटो के साथ। और कहाँ होता है, जयपुर में होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान संस्कृत अकादमी का अखिल भारतीय मार्ग पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी है, उसका क्या है, ये अखिल भारतीय मार्ग पुरस्कार है। तो ये 17 मार्च 2023 को किस साहित्यकार को प्रदान किया गया, तो किसको दिया गया, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो अखिल भारतीय मार्ग पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो है। कौन सी कृति के लिए मिला, तो ये गोपांग वैभवनम के लिए मिला है। पुरस्कार राशि 1.21 लाख थी। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान संस्कृत अकादमी का पुरस्कार है अखिल भारतीय मार्ग पुरस्कार, मिला किसको है, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। और कौन सी कृति के लिए मिला है, तो गोपांगना वैभवम पुरस्कार ये कृति है इनकी। और पुरस्कार राशि कितनी है, 1.21 लाख रुपए की राशि इनको प्रदान की गई है। आगे है मारवाड़ रत्न पुरस्कार। आगे क्या है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है वो किसकी ओर से दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और केंद्रीय रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव को, किसको, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिन्हा सम्मान दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसको, केंद्रीय रेल मंत्री कौन थे, अश्विनी वैष्णव को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिन्हा पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अश्विनी वैष्णव को। और ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया किसकी तरफ से आता है, तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से। और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसको दिया जाएगा, तो लेखराज मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया जाएगा। ये जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार था, इसके क्या हुआ, इस अवसर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय और 12 राज्य स्तरीय और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जैसा अभी हमने ऊपर देख लिया, लेखराज मेहता को प्राप्त पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में किसको किसको दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय में राव सिन्हा सम्मान तो दिया गया किसको, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसको मिला, तो मिसेज एन विंसेंट को। तो महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसको मिला, तो मिसेज एन विंसेंट को। और राव सिन्हा सम्मान किसको मिला, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। तो ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से। और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार इसी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो 4 राष्ट्रीय में कौन कौन सा, राव जोधा सम्मान है, तो ये किसको मिला है, रानी भटियारी मंदिर संस्थान को, रावल किशन सिंह जसोल को। तो ये राव जोधा सम्मान किसको, रानी भटियारी मंदिर संस्थान के हैं कौन, रावल किशन सिंह जसोल को। और महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान किसको मिला है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया किन्होंने, डॉक्टर रमेश रलिया ने। तो महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान किसको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है डॉक्टर रमेश रलिया ने, तो उनको मिला है महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान। और मेजर दलपत सिंह सम्मान किसको मिला है, तो असाधारण बहादुरी के लिए आईजी थे कौन, मदन सिंह आईजी को ये मिला है। तो मेजर दलपत सिंह सम्मान किस लिए मिला, असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में सेवानिवृत्त आईजी हैं कौन, मदन सिंह को यह सम्मान मिला है। और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसको मिला है, तो कालू
नाथ कालबेलिया को। तो पद्मश्री कुंवर कोठारी सम्मान किसको मिला, तो नाथ कालबेलिया को। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया है, तो ये इतने सारे नाम ना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अगर इसमें ध्यान रखना हो राज्य स्तरीय में, तो एक ये मुड़ोत नैन्सी सम्मान है, और पद्मश्री सीताराम लालच सम्मान है, राजा राम मेघवाल सम्मान है, भोपाल गैस भूंगरा गैस त्रासदी के लिए दिया गया था, पहली बार दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महाराजा विजय सिंह सम्मान, तो ये 4-5 ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी पूरे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो महाराजा विजय सिंह सम्मान किसको, राजस्थानी लोक संगीत के क्षेत्र में लीला देवी सोमानी को मिला है कि मरणोपरांत। और मुड़त नैन्सी सम्मान किसको मिला है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ा मैगजीन को, पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ा मैगजीन को ये मिला है। और पद्मश्री सीताराम लालच सम्मान किसको मिला है, भावरलाल सुथार को। और राजा राम मेघवाल सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो भूंगरा गैस त्रासदी के असाधारण योगदान के लिए इनको मरणोपरांत दिया गया सुरेंद्र सिंह को, और पहली बार ये शुरू किया गया है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 29 मार्च 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2022-23 के लिए घोषित पुरस्कारों में सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, तो उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार, सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा 22-23 का, तो ये दिया है इनका नाम मधु आचार्य आशावादी, बीकानेर से इनका संबंध है। तो मधु आचार्य आशावादी बीकानेर से इनका संबंध है, इनको दिया जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की तरफ से कौन सा, सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और ये अध्यक्ष कौन है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के, तो शिवराज छंगाड़ी। क्या नाम है, शिवराज छंगाड़ी इनका नाम है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं ये। आगे देखते हैं, मधु आचार्य आशावादी को तो सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार पद्य के क्षेत्र में दिया गया। आगे कुछ और पुरस्कार दिए गए हैं राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा, जैसे गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार। तो गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार किसको मिला है, ओम नागर, जिनका संबंध 12 जिले से है। तो ये ध्यान में रखिएगा। राशि कितनी प्रदान की जाती है, 51,000 रुपये। तो राशि ना ध्यान रखिएगा। मधु आचार्य आशावादी जिनको मिला है 71,000 इसमें राशि मिली है। और शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार किसको मिला है, कमल लंगा को। और मुरलीधर व्यास राजधानी कथा साहित्य पुरस्कार, मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसको, डॉक्टर जितेंद्र सोनी को। तो ये 4 नाम ध्यान में रख लीजिएगा ऊपर के, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजस्थानी ये कुछ अलग से दिए गए, कौन से, राजस्थानी भाषा सम्मान। तो ये किसको मिला है, राजस्थान का भाषा सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। संबंध कहाँ से इनका, अजमेर से। राशि 51,000 इनमें सबको मिली है, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भाषा का सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को। राजस्थान साहित्य सम्मान अर्जुन देव चारण को। अर्जुन देव चारण को कौन सा साहित्य सम्मान मिल रहा है। और राजस्थान संस्कृति सम्मान तो ब्रजरतन जोशी को। ब्रजरतन जोशी को कौन सा, संस्कृति सम्मान राजस्थानी। और राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान किसको, राम बख्श को, जो मुंबई से हैं। तो प्रवासी साहित्यकार सम्मान है, तो इनका संबंध कहाँ, मुंबई के राम बख्श को दिया गया है। तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 साल बाद 8 कलाकारों को मिलेगा कौन सा, कलाविद सम्मान। तो 10 साल बाद ये दिया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सम्मान, कलाविद सम्मान मिलेगा 10 साल बाद 8 कलाकारों को। तो 8 के 8 नाम ध्यान रखिएगा। ये 8 कलाकारों को कौन सा, अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कौन सा, कलाविद है। कहाँ का, राजस्थान ललित कला अकादमी का सम्मान है ये। तो राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से दिया जाता है कौन सा, कलाविद सम्मान। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण व्यास हैं, किसके, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो लक्ष्मण व्यास हैं, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और 2013 में इसको लास्ट टाइम दिया गया था, अब 2023 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इस सम्मान का, कलाविद सम्मान का। तो इस बार कुछ नाम दिए हैं, जैसे डॉक्टर सैल चोयल, प्रोफेसर CS मेहता, भवानी शंकर शर्मा, शब्बीर हसन काजी, दीपिका हजारा, डॉक्टर रीटा प्रताप, सुब्रतो मंडल, महावीर स्वामी का चयन किया गया है। और 50,000 रुपये की नगद राशि, अभिनंदन पत्र, ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इतना। ध्यान में रखिएगा कि 10 साल बाद दिया जा रहा है, 8 कलाकारों को दिया जाएगा। ललित कला अकादमी राजस्थान की है, उसके द्वारा कलाविद सम्मान दिया जाता है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो लक्ष्मण व्यास हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम किस 2013 में मिला था ये, तो इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से कितने विशिष्ट जनों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, उसके द्वारा कला पुरोधा सम्मान दिया जाता है। तो ये पूरा कितने विशिष्ट जनों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा, तो कितनों को, 75 जनों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा। और कला पुरोधा सम्मान में ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं, किनको किनको मिला है, डॉक्टर देवदत्त शर्मा, नृत्य गुरु प्रवीण कुमार और गीतकार ओम पवार को दिया जाएगा।
तो इतना चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 कलाकारों को ये सम्मान दिया गया है। तो इनमें कला पुरोधा सम्मान जिनको इनको मिला है कौन है? डॉक्टर देवदत्त शर्मा, नृत्य गुरु प्रवीण कुमार और गीतकार ओम पवार। तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देते हैं नेक्स्ट। 15 फरवरी 2023 को प्रदेश के कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको 2019-20-21 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, कौन सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो कौन से ऐसे हैं जिनको 2019-20-21 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इनका नाम है पहला खेता खां विशाला, तो इनको 2020 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिलेगा। और आसीन खां 2021 के लिए इनको प्रदान किया जाएगा। और दारा खां इनको 2019 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और ये कहाँ के? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। 102 कलाकारों को दिया जाता है, जिसमें राजस्थान के 102 कलाकारों को इस बार दिया जा रहा है, जिसमें क्या है, राजस्थान के 3 कलाकार हैं। कौन कौन से? जैसे नाम बता दिया हमने, खेता खां विशाला, आसीन खां और दारा खां। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या विज्ञान भवन में वर्ष 2019 से 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? विज्ञान भवन से 2019 से 21 के लिए क्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का वितरण किया है। कौन से ऐसे प्रदेश के कलाकार हैं जिनको चुना गया है? तो 3 कलाकार कौन कौन से प्रदेश के हैं? 2019 के लिए जो कलाकार का चुना गया है नाथूलाल सोलंकी हैं, जिनका संबंध पुष्कर से है। 2020 के लिए गफूर खान का, जिनका संबंध बाड़मेर से है। 2021 के लिए कौन? विलास जानवे, जिनका संबंध उदयपुर से। तो ये 3 नाम ध्यान में रख लीजिएगा। किसका किसका? 2021 के लिए किसको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? तो ये मिला है विलास जानवे 2021-20 के लिए गफूर खान को, और 2019 के लिए नाथूलाल सोलंकी को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही इसमें आगे दिया है कि ये सम्मानित कलाकारों को राष्ट्रपति ने क्या किया? ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम व 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा एक बार, क्या ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। तो इतना चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा क्या हुआ? 22-23 के लिए कितने रचना धर्मियों को अमृत सम्मान देकर सम्मानित किया गया है? तो अमृत सम्मान दिया गया किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। तो कितने रचना धर्मियों को दिया गया? तो 8 रचना धर्मियों को ये सम्मान दिया गया। इतना ध्यान में रख लीजिएगा। और राजस्थान साहित्य अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम क्या है? दूलाराम सहारण। तो इनका नाम क्या है? दूलाराम सहारण जो है वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। क्या? दूलाराम सहारण जो है किसके अध्यक्ष हैं? वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और अमृत सम्मान कितने लोगों को मिला है? तो 8 रचना धर्मियों को ये अमृत सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2022 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें सम्मानित किया गया है? तो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको किसको सम्मानित किया गया? तो किसे? दिलीप कुमार भट्ट रंगकर्मी जो जयपुर से हैं, और वह डॉक्टर भगवान दास पटेल संस्कृति कर्मी अहमदाबाद के हैं। इन दोनों को क्या मिला है? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ से? पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है जयपुर के से संबंध है जिनका, दिलीप कुमार भट्ट का हमने बता दिया। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। तो ये सब ना पड़िएगा ज़्यादा, जितना बता दिया उतना ध्यान में रखिएगा। आगे देते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय साहित्य अकादमी है का वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी 2022 का क्या है? राजस्थानी भाषा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसको मिलेगा केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा? तो कमल दंगा इनका नाम है, इनको दिया जाएगा। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं कौन? कमल दंगा। उनकी नाट्य कृति कौन सी है? अलेखू अम्बा को प्रदान किया जाएगा। कमल दंगा की कौन सी कृति है? अलेखू अम्बा को प्रदान किया जाएगा। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्ढा को, किसको? राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसको? मदन गोपाल लड्ढा को। उनके उपन्यास कौन है? तखुट तालसो मूल की कृति के लिए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। और अनुवाद पुरस्कार जो है उसके लिए कितना? 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है क्या? साहित्य सृजन कला संगम की ओर से क्या किया जाता है? किसकी तरफ से? साहित्य सृजन कला संगम की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला कौन सा? लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान।
लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान, तो डॉक्टर इकाराम राजस्थानी को मिलेगा। ये किसको? डॉक्टर इकाराम राजस्थानी को ये अवार्ड मिलेगा। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य सृजन कला संगम की ओर से दिया जाता है प्रतिवर्ष। और लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान इसका नाम है अवार्ड का, और डॉक्टर इकाराम राजस्थानी को मिलेगा। और क्या है कि उनके गीत कौन से? इंजन की सीटी मारो बम डोले बहुत प्रचलित है, और ये सबसे पहले राजस्थानी अनुवाद किया था इन्होंने, इकाराम राजस्थानी ने। किस चीज़ का? कुरान का सबसे पहले राजस्थानी में अनुवाद किया था किसने? डॉक्टर इकाराम राजस्थानी ने। उनका गीत कौन? ये बहुत प्रसिद्ध है जैसे मैंने बता दिया, और बाकी ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसने कुरान का राजस्थानी में अनुवाद किया था, तो किसने? डॉक्टर इकारामी राजस्थानी ने। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। प्रदेश के कौन से 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार दिया जाएगा? तो कौन से ऐसे 5 हस्तशिल्पी हैं जिनको क्या शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार किनको किनको मिलेगा? तो मोहनलाल शर्मा 2019, आसाराम मेघवाल 2019, गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 के, मोहनलाल सोनी 2017 के लिए, और विनोद कुमार जहांगीर 2017 के लिए। तो ये सब पुरस्कार मिलेंगे कौन से? शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, प्रदेश के 5 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? नेक्स्ट दिया है कि 16 नवंबर 2023 को 16 नवंबर 2022 को घोषित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा, कौन सी? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे पुरस्कृत किया गया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में जो है उसका सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे पुरस्कृत किया गया? तो इला अरुण को। इला अरुण गायक है, उनको क्या है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया है, और इला अरुण जो है वो गायक है एक। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे लिखा है कि इसमें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी इस साल सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान एक्ट्रेस और सिंगर इला अरुण को दिया। तो ये लाइन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा जैसलमेर के मामे खान जो है उनको लोकगीत गायन, और विजय लक्ष्मी अमेठा को क्या? लोक नृत्य में, और BM व्यास जो मुंबई के हैं उनको रंगमंच निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। तो किसको किसको और मिलेगा? तो जैसलमेर के मामे खान जिनको लोकगीत गायन के लिए मिलेगा, विजय लक्ष्मी अमेठा जो लोक नृत्य के लिए इनको मिलेगा, और BM व्यास जो है रंगमंच निर्देशन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 3 नाम और ध्यान में रख लीजिएगा। 12 अकादमी अवार्ड दिए जाएंगे, 11 युवा बाल, ये ध्यान में रखने जरूरी नहीं है। अध्यक्ष जो है किसके? कौन? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जो है कौन? बिनाका जेस मालू ने बताया कि क्या आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वरिष्ठ कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा। तो ये सब बता दिया है। आगे देख लेते हैं शास्त्रीय गायन के लिए किसको मिलेगा कला पुरोधा सम्मान? तो मुकुंद क्षीर सागर को, सितार वादन के लिए नियाज अहमद को, कठपुतली कला के लिए तोलाराम मेघवाल को ये सब मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 कला पुरोधाओं को दिए जाने वाले अमृत पुरस्कारों को में राजस्थान के कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो ये नाम दिए हुए हैं। तो क्या है कि संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली की है उसने क्या किया? आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूरे होने पर 75 कला पुरोधाओं को अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि राजस्थान के कितने लोग हैं? तो ये राजस्थान के लोक कलाकार कितने हैं? तो इसमें ये नाम दिया सरताज नारायण माथुर हैं एक राजस्थान के लोक कलाकार, भारत रत्न भार्गव हैं, जोधा खान लंगा हैं, और ये हकीम खान मंगड़ियार हैं, और गिरधारी लाल पंवार है। तो ये 5 नाम ध्यान में रखिएगा जो राजस्थान से जिनका संबंध है। इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? तो इनको दिया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल जो पूरे हो उसमें कला पुरोधाओं को दिए जाने वाला कौन सा? अमृत पुरस्कार। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है यही दिया जाएगा, 5 वरिष्ठ कलाकारों को भी शामिल किया गया इसमें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, जरूरत नहीं है। बाकी जो इनके नाम दिए उनका ये दे दिया टाइटल, तो ये सब पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का मन हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। 29 सितंबर 2022 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा 32वां बिहारी पुरस्कार हेतु किस साहित्यकार को चुना गया? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक तौर पर यह अवार्ड दिया जाता है कौन सा? बिहारी पुरस्कार। तो इस बार ये 32वां संस्करण है इसका बिहारी पुरस्कार का। तो एक कौन किस साहित्यकार को दिया जा रहा है? तो ये कौन साहित्यकार है? डॉक्टर माधव हाडा को ये दिया जा रहा है। कौन? डॉक्टर माधव हाडा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है 32वां बिहारी पुरस्कार, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष के तौर पर दिया जाता है। 31वां अगर पूछे बिहारी पुरस्कार किसको मिला था तो मधु कांकरिया को। तो 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला था? तो मधु कांकरिया को। और उनकी कौन सी कृति के लिए? तो हम यहाँ थे कृति के लिए उनको ये मिला था। और 32वां जैसे हमने पढ़ लिया डॉक्टर माधव हाडा को। कृति इनकी कौन सी है? कृति का नाम ध्यान में रख ली सकते हैं आप, पचरंग चोला पहन सखीरी। कौन सी? पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए डॉक्टर माधव हाडा जो है
उनको ये 32वां बिहारी पुरस्कार मिल रहा है। और इसकी राशि कितनी प्रदान की जाती है बिहारी पुरस्कार में? 2.5 लाख रुपए के आसपास की राशि प्रदान की जाती है। और जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको? राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे है व्यास सम्मान। कुछ और सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान किसको मिला है? तो असगर वजाहत को 2021 के लिए। व्यास सम्मान किसको मिला है? असगर वजाहत को 2021 के लिए। नाटक कौन सा? महाबली इनका नाटक था, इसलिए इनको 2021 में कौन सा व्यास सम्मान मिला है? ये भी के बिरला की तरफ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शरद पगारे, इनको 2020 में ये मिला था व्यास सम्मान, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। तो कौन सा? रामदरस मिश्र, इनकी कृति कौन थी? मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला था सरस्वती सम्मान। और शरण कुमार लिम्बाले को मिला था सनातन कृति के लिए पुरस्कार 2020 में। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी हमने पढ़ ही लिया बिहारी पुरस्कार। आगे देखते हैं घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। कौन सा? घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। तो ये कौन से दो लोगों को मिला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार? तो ये नारायण प्रधान और प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। तो किसको किसको? नारायण प्रधान और प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। तो नारायण प्रधान को किस लिए मिला है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मिला है। और सुमन चक्रवर्ती जो है इंजीनियरिंग विभाग में सस्ती और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में उसके इस्तेमाल के लिए मिला है। तो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या टॉपिक? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसको मिला है? तो संजय पुरोहित को। तो संजय पुरोहित को कौन सा? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सी साहित्यकार संजय पुरोहित को किस लिए मिला है? हेली माई रे के लिए 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। और हेली रे माई जो है वो क्या है? इनसाइड द हवेली का राजस्थानी अनुवाद है। तो ये कौन सा अंग्रेजी अनुवाद है? किसका? ये अंग्रेजी का राजस्थानी अनुवाद है। तो इनसाइड द हवेली आता है वो उपन्यास, उसका यह हेली रे माई क्या है? राजस्थानी अनुवाद है। किसने किया? संजय पुरोहित ने किया। और कौन सा इनको पुरस्कार मिला? राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो गाजी खां वर्मा को। किसको? गाजी खां वर्मा को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। और खड़ताल वादक हैं कौन? गाजी खां वर्मा जो है खड़ताल वादक हैं। कहाँ से? जैसलमेर जिले से इनका संबंध है। और कौन से परंपरा से हैं? तो मांगड़ियार परंपरा से इनका संबंध है। और एक मजे खड़ताल वादक हैं मंझे हुए। और राजस्थान के गाजी खां वर्मा जो है लोकगीत में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। तो गाजी खां वर्मा मांगड़ियार परंपरा से संबंध है, जैसलमेर जिले से रहने वाले हैं, एक मजे के खड़ताल वादक हैं ये। और किस लिए इनको मिला है? तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मिला है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, गाजी खां वर्मा को। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है आशीष पुरोहित को। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो आशीष पुरोहित को। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। आशीष पुरोहित को मिला है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। उनकी कौन सी काव्य कृति के लिए? तो औनांग, कौन सी? एनाड़ के लिए मिला है। एनाड़ इनकी काव्य कृति है, उसके लिए आशीष पुरोहित को क्या मिला है? राजस्थान का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। हिंदी भाषा के लिए किसको? भगवंत अनमोल जो है उनका कौन सा उपन्यास? प्रमेय है। प्रमेय नाम है उनके उपन्यास का। कौन? भगवंत अनमोल के उपन्यास का नाम प्रमेय है, जिसके लिए इनको हिंदी भाषा के लिए राजस्थान का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट दिया है 25 अगस्त 2022 को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किया गया। कौन? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किया गया 22 बाल साहित्य पुरस्कारों में राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो 22 बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए गए किसके? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किया गया। तो इसमें राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो किसको? कवि विश्वामित्र दधीच को। कौन? कवि विश्वामित्र दधीच हैं एक, उनको ये प्रदान किया गया। कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार। तो कौन से? इनको क्या दिया है? कवि विश्वामित्र दधीच को राजस्थानी भाषा में लिखित पर्यावरण और जीव जंतु की व्यथा दर्शाती हुई एक बाल पोथी का चयन। कौन सा? बाल पोथी एक इनकी, इसके लिए चयन किया गया है। कौन सा ये पुरस्कार? बाल साहित्य पुरस्कार बाल पोथी इनका एक है साहित्य कवि विश्वामित्र दधीच का। किस टॉपिक पे है? तो पर्यावरण और जीव जंतु की व्यथा को दर्शाता है ये, तो इसलिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दिया किसके द्वारा जाता है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो इतना चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा? पर्यटन क्षेत्र पे पुरस्कार देख लेते हैं। पर्यटन क्षेत्र
पर्यटन क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार। तो फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा, कौन सी फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ल्ड के जो 23 बेस्ट प्लेसेस हैं उनमें क्या हुआ है, एक रिपोर्ट निकाली गई है। तो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दुनिया के 23 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 2023 की सूची निकाली गई। उसमें भारत का एकमात्र कौन सा प्रदेश शामिल है, तो राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा निकाली जाती है, उसके जो दुनिया के 23 बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए, उसमें राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है भारत का जो शामिल है। आगे इसमें दिया साल 2023 में दुनिया के राजस्थान शामिल है, तो लाइन दोबारा लेना पड़िएगा। सूची जारी की है, इसमें क्या है, राजस्थान जो है कौन से नंबर पे है, तो 14वें नंबर पे है। जो 23 प्लेसेज हैं वर्ल्ड के बेस्ट फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, तो उसमें राजस्थान जो है 14वें नंबर पे है। और राजस्थान में क्या है, इस जो रिपोर्ट है इसमें उदयपुर की कई जगहों का विशेष उल्लेख मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा निकाला गया 23 वर्ल्ड जो बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए, उसमें भारत का एकमात्र ऐसा राजस्थान शहर है जिसको जगह मिली है, और कौन सा 14वें नंबर पर इसको रैंक मिली है। और एक उदयपुर जो है उसको कई बार उल्लेख मिलता है, विशेष उल्लेख मैगजीन में, तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेवल साइट है, प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट है, कौन सी, ट्रिप एडवाइज़र। उसने क्या किया, 26 मई 2023 को एक ट्रेवलर चॉइस अवार्ड 2023 का विश्व का नंबर 1 एक होटल घोषित किया है। किसको, तो ये पूछ रहा है। तो ट्रिप एडवाइज़र है, एक साइट है ये, तो इसने क्या किया है, ट्रेवलर चॉइस अवार्ड 2023 का विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया है। किसे, तो रामबाग पैलेस जो है जयपुर का, तो रामबाग पैलेस होटल जो है जयपुर का, उसको क्या मिला है, ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया। किसने, ट्रिप एडवाइज़र जो एक प्रतिष्ठित ट्रैवल साइट है उसने किया। तो साथ ही क्या है, इसके साथ ही जयपुर के होटल कौन सा, सेजेंट बीएल को भी न्यू हॉटेस्ट होटल की श्रेणी में रखा है, और कौन सी, चौथी रैंक में रखा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पहली रैंक में कौन सा है, रामबाग पैलेस होटल है जयपुर का, और इसके साथ ही जयपुर का एक और होटल है कौन सा, सेजेंट बीएल को न्यू हॉटेस्ट होटल की श्रेणी में रखा है, चौथी रैंक में। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, जयपुर शहर बना है सबसे ज़्यादा पर्यटकों के लिए पसंदीदा, और दूसरे नंबर पे कौन सा, उदयपुर है। तो पहले नंबर पे जयपुर और दूसरे नंबर पे उदयपुर है, तो ये ध्यान में रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मई 2023 में ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन। मई 2023 में ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन कौन सी, ट्रैवल लेजर द्वारा जारी किए गए देश के बेस्ट लोकेशन में प्रदेश के कौन सा स्थान शामिल है। तो क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन निकाली गई, ट्रैवल लेजर द्वारा जारी किया गया है। तो किसमें क्या है, देश के 10 बेस्ट लोकेशन को प्रदेश में कौन सा स्थान शामिल किया गया है। तो प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है इसको शामिल किया है, तो उदयपुर ऐसा स्थान है प्रदेश का जिसको भारत के बेस्ट लोकेशन में नाम जारी किया गया है। और उदयपुर जो है उसका रैंक कौन सी मिली है, तो चौथी रैंक मिली है। तो पहली रैंक किसको मिली है, तो पहली रैंक जिसको मिली है 10 बेस्ट लोकेशन में इंडिया के, तो पहली रैंक किसको मिली है, तो चैल जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको पहली रैंक मिली है। और दूसरी रैंक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल को, तीसरी रैंक लाहौर मसूरी उत्तराखंड को, चौथी रैंक उदयपुर राजस्थान, पाँचवीं हम्पी कर्नाटक, छठी आलप्पी केरल, सातवीं वर्कला केरल, आठवीं रैंक पुडुचेरी को, नौवीं रैंक जीबी वैली हिमाचल, 10वीं रैंक शिलांग मेघालय को। तो चौथे नंबर पे उदयपुर की रैंक ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले नंबर पे चैल हिमाचल प्रदेश को मिली है ये सब रैंक है, और भारत के 10 प्लेस में इनका नाम आता है। किसके अनुसार, ट्रैवल लेजर द्वारा जारी किया जाता है, जो ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अप्रैल में मिले 4 तमगे, किसको, अप्रैल में भी 4 तमगे मिल चुके हैं ट्रैवल के। तो 4 अप्रैल को क्या हुआ है कि ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने क्या किया, राजस्थान में सैर के लिए 7 डेस्टिनेशन के नाम जारी किए हैं। उनमें उदयपुर का है, फतेह सागर और पिछोरा झील को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा है। तो राजस्थान में सैर के लिए 7 डेस्टिनेशन के नाम जारी किए गए, उसमें उदयपुर का जो फतेह सागर और पिछोरा झील है उसको दूसरे तीसरे नंबर पर रखा है। साथ ही 20 अप्रैल को क्या जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन जो है फोर्ब्स की, उसने 2023 में घूमने के लिए दुनिया भर के 23 बेस्ट लोकेशन में उदयपुर का नाम रखा, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 24 अप्रैल को ट्रैवल पोर्टल दी प्लैनेट ने क्या किया, दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों में उदयपुर को चौथा स्थान दिया है। फोर्ब्स एडवाइजर में ने क्या है, अप्रैल में भारत में घूमने के लिए 8 बेहतरीन जगह चुनी है, उसमें उदयपुर को दूसरा स्थान दिया है। तो उदयपुर को 4-5 तमगे मिल चुके हैं किन चीज़ों में, घूमने के हिसाब से। तो ये फिर से एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गाँव कौन सा है। तो आदर्श ग्राम पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन है, धनौरा है, धौलपुर में जो पड़ता है। धनौरा धौलपुर का गांव है जो किसको आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार इसको दिया गया है।
और ये राज्य का ऐसा पहला गांव है। और धौलपुर जो जिला है वो क्या, धौलपुर जिले का जो धनौरा गांव है वो देश का पहला स्मार्ट गांव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देश का पहला स्मार्ट गांव है कौन सा, धनौरा, जो धौलपुर का पड़ता है। ये देश का पहला स्मार्ट गांव है, साथ ही आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला है, राज्य का पहला गाँव भी बन गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, मार्च 17 2023 को क्या हुआ, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, कौन, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने ट्रैवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स में राजस्थान को किन 2 श्रेणियों में पुरस्कृत किया। द इकोनॉमिस्ट टाइम जो है उसने क्या किया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस अवार्ड में क्या किया, राजस्थान को 2 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया। कौन कौन सी 2 श्रेणियों, मेले और त्यौहार की श्रेणी में और प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणी में क्या मिला उसको, राजस्थान को ट्रैवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुड़गांव में आयोजित हुआ था ये समारोह। और जो राजस्थान के आवासीय आयुक्त कौन है, धीरज श्रीवास्तव। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो राजस्थान के आवासीय आयुक्त कौन है, धीरज श्रीवास्तव, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड ट्रेवल जो ये जो हुआ है अवार्ड, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है इसका समारोह, तो गुड़गांव में इसको हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2022 पर्यटन मंत्रालय राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कितने पर्यटन उद्यमियों को द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पर्यटन मंत्रालय ने क्या, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कितने पर्यटन उद्यमियों को द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया, तो 18 उद्यमियों को दिया गया 8 श्रेणी में। तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का जो पर्यटन है विभाग है वो क्या, राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। 13% के आसपास जो राजस्थान राज्य का पर्यटन विभाग है वो 13% योगदान देता है किसमें, राज्य की अर्थव्यवस्था में। साथ ही ये जो संस्था है ये क्या है, पिछले 8 वर्षों से पुरस्कार प्रदान कर रही है। राजस्थान में इस तरह का ये पहला आयोजन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 18 उद्यमियों को ये अवार्ड मिला है 8 श्रेणियों में। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक अवार्ड प्रदेश को प्रदान किए गए हैं किसमें, टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें कौन कौन से 2 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया टुडे ग्रुप ने विभिन्न मानकों के आधार पर राजस्थान को इन पुरस्कारों के लिए चुना है। तो चुना किसने, इंडिया टुडे ने चुना है। टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह किसके द्वारा, इंडिया टुडे के द्वारा आयोजित हुआ था। और देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में उदयपुर से जोधपुर सड़क को अवार्ड मिला है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव कौन, श्रीमती गायत्री राठौर का अवार्ड प्रदान किया है। तो अवार्ड रिसीव किसने किया, तो गायत्री राठौर है कौन, प्रमुख सचिव है पर्यटन विभाग की राज्य सरकार की राजस्थान की। तो उनको अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने प्रदान किया है अवार्ड। इतना ध्यान में रखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से ऐसे 2 किले हैं राज्य के जिनको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया है। तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कौन कौन सा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो है इनको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट ये बता दिया। और इस अवार्ड को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने दिल्ली में हुए एक समारोह में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक सीपी यादव को प्रदान किया था। अवार्ड किसने दिया है, तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन, किशन रेड्डी ने। दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका, तो वहाँ पे जो पर्यटक विभाग के सहायक निदेशक है सीपी यादव को प्रदान किया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नवाचार क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है नवाचार क्षेत्र में देखते हैं अवार्ड। 10 जून 2023 को, कब, 10 जून 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किन योजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। तो शहरी विकास मंत्रालय ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किन योजनाओं के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कौन कौन सी योजनाएं, 5 प्रकार की योजनाएं हैं। सिटी पार्क योजना, कोचिंग हब योजना, चौपाटी, शिक्षक प्रहरी व आवास योजना। तो एक नाम ध्यान में रखिएगा, सिटी पार्क, मानसरोवर, 4 योजनाओं के लिए इनको 4 प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो जयपुर में स्थित है उसको यह अवार्ड मिला है। कौन सा, राष्ट्रीय अवार्ड। सिटी पार्क मानसरोवर में जो पड़ता है, कोचिंग हब प्रतापनगर पर, जयपुर चौपाटी प्रतापनगर, शिक्षक प्रहरी आवास योजना प्रतापनगर में जो पड़ती है, इन सबको क्या मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को।
साथ ही क्या पिछले 4 वर्षों में अब तक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 21 अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट अवार्ड, ये सारे अवार्ड किसको मिल चुके हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। मई 16, 2023 को क्या कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल में क्या हुआ, निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किन 2 प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कृत किया। तो वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल जो थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या किया है, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था कुआलालंपुर में। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट हैं उनको पुरस्कृत किया गया। वो कौन कौन से, सिटी पार्क और कोचिंग हब। तो कोचिंग हब कहाँ, प्रताप नगर जयपुर, और सिटी पार्क जैसे मानसरोवर जयपुर में, आपको पता है, अभी हमने ऊपर देखा है। तो एक्सीलेंस इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है किसको, कोचिंग हब को। एक्सीलेंस इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है, तो कोचिंग हब प्रताप नगर जयपुर में जो पड़ती है। बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट किसको मिला है, तो वो मिला है सिटी पार्क को, जो मानसरोवर जयपुर में पड़ता है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। तो वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल ने, निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2 प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कृत किया। प्रोजेक्टों का नाम ये दिया हुआ है, कोचिंग हब और सिटी पार्क, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट है क्या, 29 अप्रैल 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सम्मानित किया किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सा ऐसा किसान है, तो किसान का नाम है किशन लाल सुथार। किसान जो है उनको क्या किया, द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। और इनकी उपलब्धि क्या है, तो इनकी उपलब्धि ये देख लीजिए, किशन लाल सुथार ने क्या किया, मूंगफली ड्रिलिंग और छीने की मशीन का नवाचार कर कृषि उपकरण बनाया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रदेश के किस संस्थान को केंद्र सरकार की एजेंसी, कौन सी केंद्र सरकार की एजेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड दिया गया। तो किसको वही मिला है, आरएचबी को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वही फिर से किसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये अवार्ड मिला है। तो कौन सा अवार्ड, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड का नाम है, रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड। 21 अवार्ड मिल चुके हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, ये हमने देख लिया ऊपर। आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक 101 हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड करने और सर्वाधिक आवास विक्रय करने और बेहतरीन कार्यों के लिए किसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को अवार्ड मिला है। तो देश में सर्वाधिक 101 हाउसिंग प्रोजेक्ट को रेरा में इन्होंने रजिस्टर्ड कराया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में सर्वाधिक आवास का विक्रय किया है और बेहतरीन कार्यों के लिए और भी बहुत सारे हैं इनके। तो इस उपलब्धि के लिए ये अवार्ड मिला है, रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड 2023। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रदेश के किन 3 किसानों को कृषक उपहार योजना में पुरस्कृत किया गया। कौन से ऐसे 3 किसान हैं जिनको कृषक उपहार योजना में पुरस्कृत किया गया। तो ऊपर 2 नाम ये दिए हैं जिनको द्वितीय और तीसरी पुरस्कार मिला है, जसवंत और मोहनलाल को। तो देख लेते हैं। कृषक उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार जिसको मिला है वो कौन है, कृषक प्रदीप। तो किसको, कृषक उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार मिला है 2.5 लाख रुपए का, किसको, कृषक प्रदीप को, भवानी मंडी कोटा से है ये। द्वितीय पुरस्कार मिला है जसवंत को, जो हनुमानगढ़ से हैं, और तृतीय पुरस्कार मिला है मोहनलाल, जो वो भी हनुमानगढ़ से हैं। तो द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला है इन लोग को। और राशि का डिफरेंस है पुरस्कारों में। प्रथम जो पुरस्कार है उसमें 2.5 लाख की राशि दी जाती है, किसको मिला है, कृषक प्रदीप को। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख की राशि जसवंत को। तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मोहनलाल को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने क्या किया, राजस्थान के IT डे पर राजीव गांधी इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जो राजस्थान का है, उसने राजस्थान IT डे पर राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो किसे, टायर प्रबंधन स्टार्टअप फ्लीका इंडिया को। तो फ्लीका इंडिया एक स्टार्टअप है, कौन सा, टायर प्रबंधन से संबंधित, उसको यह अवार्ड मिला है। कौन सा, राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है, राशि कितनी मिली है, 75 लाख रुपए का अनुदान देकर सम्मानित किया गया इसने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। तो कौन सा ऐसा राज्य जिसको ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है, तो राजस्थान है ऐसा जिसको क्या हुआ है, प्रतिष्ठित अवार्ड स्कॉच अवार्ड मिला है, किस लिए, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए, पहल के लिए। प्रदेश का पहला अंगदाता स्मारक सेंट्रल पार्क कहाँ पे है, तो जयपुर में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो प्रदेश का पहला अंगदाता स्मारक सेंट्रल पार्क कहाँ पे है, जयपुर में है। और इसको कौन सा अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है, किस लिए मिला, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में जारी की गई स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक है? तो प्रदेश जो है राजस्थान, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक है। और जो स्कॉच स्टेट ग्रुप ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्या है, 8 गोल्ड और 12 सिल्वर कैटेगरी में है अवार्ड मिला है। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आवास श्रेणी में राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। किन कौन कौन से में? स्वास्थ्य सुविधाओं में, सामाजिक न्याय में, सामाजिक सुरक्षा में और आवास श्रेणियों में राजस्थान जो है शीर्ष स्थान में रहा है। आवास कैटेगरी में भी राजस्थान को प्रथम रैंक मिली है और परिवहन कैटेगरी में राजस्थान को चौथी रैंक मिली है। महिला और बाल विकास में दूसरी रैंक। सबसे बेकार रैंक किसमें मिली है? तो पुलिस और सुरक्षा में राजस्थान को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पुलिस और सुरक्षा में राजस्थान को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही 6वीं रैंक किसी कृषि और कौशल विकास ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक प्राप्त हुई है और ओवरऑल रैंकिंग तीसरी है। बाकी ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनकी रैंकिंग दे दी गई है। बाकी स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आवास श्रेणी, आवास कैटेगरी, इन सब में प्रथम रैंक प्राप्त की है किसने? राजस्थान ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर जो तीसरे नंबर पर जब राजस्थान है तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे कब पड़ता है? गुजरात शीर्ष नंबर पे। दूसरे नंबर पे स्कॉच स्टेट इंडिया रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे राजस्थान है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2023 को मुंबई के वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी द्वारा मुंबई में वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा प्रदेश के किस संस्थान को ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? राजस्थान आवासन मंडल को, वही RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। किस लिए? टाइम समूह वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने विजनरी लीडर से राजस्थान का आवासन मंडल 4 को सम्मानित किया था। ये सब ध्यान में रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कुछ। आगे देख लेते हैं क्या नेक्स्ट है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से भोपाल में आयोजित समारोह हुआ था और मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल थे? मंगू भाई पटेल ने राजस्थान के किस विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया? तो सूचना और जनसंपर्क विभाग को मंगू भाई पटेल ने क्या किया कि राजस्थान के जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है उसको इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड दिया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित हुआ था। कहाँ पे? भोपाल में आयोजन हुआ था इसका। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। पहले तो ये ध्यान में रख लीजिए कब पड़ता है, तो 3 दिसंबर को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। के अवसर पर क्या हुआ? राज्य स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर को, कौन से ऐसे जिला कलेक्टर हैं जिसको बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो कौन जिला कलेक्टर? लोक बंधु जिनका नाम है। जिला कलेक्टर कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। तो लोक बंधु जो हैं जिला कलेक्टर बाड़मेर के, उनको क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और अलवर जिले के जो दिव्यांगजन कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो अलवर जो जिला है उसको किस लिए? दिव्यांगजन कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और व्यक्ति में किसको मिला है? तो लोक बंधु हैं जिला कलेक्टर बाड़मेर के, उनको मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को प्रदेश के किन पोर्टलों में ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र पोर्टल को क्या है? स्कॉच अवार्ड मिला ई गवर्नेंस की श्रेणी में। तो ये ध्यान में रखिएगा। जन कल्याण पोर्टल और मित्र पोर्टल जो प्रदेश के हैं इनको क्या मिला? स्कॉच अवार्ड मिला ई गवर्नेंस की श्रेणी में। बाकी हमने पढ़ ही लिया, हाउसिंग बोर्ड को मिला है स्कॉच अवार्ड। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। और ई गवर्नेंस में राज्य पिछले 7 वर्ष कौन से स्थान पे था? 7वें स्थान पे था। आप कितने? दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। जल के क्षेत्र में चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये रैंक इनकी इंक्रीज हुई है। ई गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष में 7वें स्थान की तुलना में दूसरे वर्ष पे पहुंच गया है, स्थान पे पहुंच गया। और जल क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो थी बाल विकास की श्रेणी में, तो उसको सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 3 को जो आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, उसमें क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया है? तो कौन से ऐसे जिले हैं जिन्होंने क्या किया? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक उत्कृष्ट कार्य किया है। उसके लिए द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति, उन्होंने क्या सम्मानित किया है? तो कौन है? अलवर जिला जो है, अलवर जिले को क्या मिला है? उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले को पुरस्कार मिला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? तो नई दिल्ली में हुआ था। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी
को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। 26 नवंबर 2022 जम्मू में आयोजित हुआ था 25वां राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड। उसमें क्या है, समारोह में श्री गंगानगर जिला प्रशासन के किस नवाचार को वर्ष 2022 में प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट जो था उसको क्या मिला है, श्री गंगानगर जिला प्रशासन के नवाचार को वर्ष 2022 में प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को। तो रियल टाइम इसने क्या किया है कि जो किसान है उनको क्या है, नहर से जो पानी छोड़ा जाता है उसकी रियल टाइम जानकारी मिल सके, इसके लिए ये प्रोजेक्ट था ये। तो इतनी, इसलिए इनको मिला है कौन सा अवार्ड, प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया 25वें राष्ट्रीय गवर्नेंस 2022 का अवार्ड गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को। प्रदेश के किसान कौन, प्रदेश के किसान जिन्हें जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया, तो कौन है, सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना जो है प्रदेश के किसान है जिनको जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रदेश के किस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर CII एवं टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पहचान वेब एप्लीकेशन है जिसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कार किसको किया गया, तो राजस्थान को किया गया। तो किसमें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान को हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2022 को जयपुर के किस आर्टिस्ट को उपराष्ट्रपति कौन, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया। तो पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसको प्रदान किया है, तो जयपुर का इसे कौन है, धर्मेंद्र भल्ला जो है, इनको क्या मिला है, पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया। किसके द्वारा प्रदान किया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यही नीचे फिर से पूरा वो लिख दिया गया, तो दोबारा मत पढ़िएगा। नेक्स्ट है क्या, स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए राजस्थान को मिला अवार्ड। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए राजस्थान को मिला अवार्ड। तो 25/2022 को आयोजन हुआ था नई दिल्ली में डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 का, उसको राजस्थान को मिला है अवार्ड स्मार्ट मीटर वाटर सप्लाइंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा 21-22 में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो उद्योग विभाग जो है राजस्थान का, उसके द्वारा 2021-22 में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गोपाल प्रसाद शर्मा जो है इनको क्या किया गया है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 21-22 का दिया गया है उद्योग विभाग राजस्थान के द्वारा। श्रेष्ठ बुनकर की श्रेणी में किसको मिला है, तो अब्बास अली जो कैथून कोटा से संबंध है इनका, और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा देख लिया जो जयपुर से जिनका संबंध है। और 7 उद्यमियों को चुना गया था, किसमें, MSME हस्तशिल्पियों बुनकरों को प्रोत्साहन के लिए 7 उद्यमियों को चुना गया था। तो ये 7 बात ध्यान में मत रखिएगा, इनका 1-2 नाम ध्यान रख लीजिएगा। श्रेष्ठ बुनकर किसको पुरस्कार मिला है, तो अब्बास अली कैथून कोटा से इनका संबंध है, और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा को मिला है। तो इनका नाम ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे है 10 नवंबर 2022 को, नेक्स्ट क्या है, 10 नवंबर 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा घोषित किए गए नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को किस कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा घोषित किया गया था नेशनल टैक्सेशन अवार्ड, उसमें क्या है, गोल्ड अवार्ड कौन सी कैटेगरी में मिला है, तो SGST व वैट कैटेगरी में जो राजस्थान है उसको नेशनल टैक्सेशन अवार्ड में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। साथ ही क्या हुआ, SGST जो था किस लिए मिला, SGST में पिछले वर्ष के मुकाबले क्या हुआ, 26% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये इस चक्कर में इसको क्या मिला है, GST और वैट कैटेगरी जो है जिसको गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, ऊर्जा और खनन क्षेत्र। कौन सा, ऊर्जा और खनिज क्षेत्र, सॉरी नेक्स्ट क्या, ऊर्जा और खनिज क्षेत्र। तो ये देख लेते हैं। पहला दिया है इसमें क्या, 27 अगस्त 2022 को केरल में आयोजन हुआ था, किस चीज़ का, केरल में आयोजित हुआ था एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के 8वें स्थापना दिवस पर अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो केरल में आयोजन हुआ था एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स में 8वां स्थापना दिवस था उसका, तो उसमें अक्षय ऊर्जा निगम में राजस्थान का जो है उसको कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। कौन कौन से, तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए तो ये किसने पहले बात तो ग्रहण किया, तो ग्रहण किया तो निदेशक प्रबंध निदेशक हैं कौन, अनिल कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से किसने
पुरस्कार ग्रहण किया, तो अनिल प्रबंध निदेशक हैं जो किसके, राजस्थान अक्षय ऊर्जा के। तो इनको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। कौन कौन सा 5 श्रेणी में, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में सर्वाधिक क्षमता स्थापना, अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना, सोलर पावर स्थापित क्षमता वृद्धि में, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वर्ष 2020-21 में बढ़ोतरी, सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए। तो इन 5 कैटेगरियों में इनको दिया गया है, तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। 13 जुलाई 2022 को, कब, 13 जुलाई 2022 को खनन क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो खनन क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अप्रधान खनिज के लिए प्रदेश को किस वरीयता का पुरस्कार मिला है, तो अप्रधान खनिज के लिए प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो दूसरे श्रेणी का पुरस्कार मिला है वरीयता पर। राजस्थान को अप्रधान खनिज के प्लांट आवंटन प्रक्रिया में 2019-20 और 20-21 के दौरान उल्लेखनीय कार्यों के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस हेतु क्या हुआ है, 3,60,00,000 नगद राशि और प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई है। राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी दूसरा स्थान मिला है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। राजस्थान को क्या है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको कवर करेंगे हम। पर्यावरण क्षेत्र के जो पुरस्कार हैं उनको देखेंगे, और 2 से 4 लेक्चर में हम ये पूरा वीडियो ख़त्म कर देंगे। जो भी मूमल की मैगजीन है उसको पूरा हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।